वेलकम बैक फ्रेंड्स। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। इससे पहले हमने देखा क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, वो सब क्या होते हैं, कैसे होते हैं वो प्रोसेसेस। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को समझने से पहले सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये होता कहाँ है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आइए शुरू करते हैं। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और इसके बीच का जो स्पेस है इसे हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस, अंदर मैट्रिक्स। तो ये एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। इससे जब हम जूम इन करते हैं तो ये कुछ इस तरह का नज़र आता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसका नाम ही इसीलिए पड़ा क्योंकि ये खुद अपने आप में दो वर्ड से बना। देखो, इलेक्ट्रॉन और ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसपोर्ट के लिए जो सिस्टम है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन दिस सिस्टम। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स in which there are four complexes. This is outer membrane, this is inner membrane, and this is matrix, and this is the intermembrane space. फोर कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले ये फोर कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर 1, जिसे हम NADH डिहाइड्रोजिनेज भी बोलते हैं। डिहाइड्रोजिनेज, जैसे कि नाम से हमें पता लग रहा है, इसका मतलब क्या है, रिमूव्स हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन रिमूव करता है, डिहाइड्रोजिनेज। इसके अंदर कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं दो, FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और FeS यानी कि आयरन सल्फर कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स 1 में प्रेजेंट होते हैं। इसका काम क्या होता है कि ये मैट्रिक्स से, जो मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया की, वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है। और ये इलेक्ट्रॉन्स उसे मिलते कहाँ से हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स उसे मिलते हैं NADH से। यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है और फिर इनर मेम्ब्रेन स्पेस में इन्हें ले जाता है फॉर फर्दर प्रोसीजर। तो ये कॉम्प्लेक्स 1 का काम है। दो कंपाउंड्स प्रेजेंट है इसके अंदर, FMN और FeS। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर 2। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जिसे हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज भी बोलते हैं। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज का मतलब वही, रिमूव्स हाइड्रोजन। क्रेब्स साइकिल में हमने पढ़ा था कि सकिनेट जो है वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है और FADH2 जो है वो रिलीज होता है। सकिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर भी FeS नाम का कंपाउंड प्रेजेंट होता है और इसका काम क्या होता है, FADH2 को लेना और इनर स्पेस में देना, मैट्रिक्स से उठाकर इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर 4, जिसे हम साइटोक्रोम रिडक्टेज भी बोलते हैं। साइटोक्रोम जो है वर्ड, वो अपने आप में ही दो वर्ड्स से बना है, हीम कॉम्प्लेक्स और आयरन कोर। हीम कॉम्प्लेक्स और आयरन कोर। आयरन में यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस चलती रहती हैं आयरन कोर के अंदर, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर साइटोक्रोम के अंदर फर्दर 3 साइटोक्रोम्स प्रेजेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर, C1, B और C1 और B साइटोक्रोम्स जो होते हैं उनका काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना, और साइटोक्रोम C का काम होता है कि साइटोक्रोम C1 और B से इलेक्ट्रॉन्स को लेना और फिर इन्हें कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंचाना। ये साइटोक्रोम C का काम है और ये सब किस में आते हैं, तीनों साइटोक्रोम्स कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर। इसके बाद आता है लास्ट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 4। इसे हम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 जो है, इसमें जो साइटोक्रोम C प्रेजेंट है, साइटोक्रोम C जो है वो कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, यानी कि साइटोक्रोम B और C1 से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और फिर ये साइटोक्रोम C जो है इसे कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंचाता है, जहाँ पर ये हाइड्रोजन आयंस जो हैं ये ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ होते हैं इनटू वाटर। ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन करके वाटर की फॉर्मेशन करता है। और कॉम्प्लेक्स 4 में और कौन कौन से साइटोक्रोम्स मिलते हैं, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। इसके साथ साथ 2 कॉपर के सेंटर्स भी प्रेजेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर। इन चारों की अरेंजमेंट कुछ इस तरह की होती है, साइटोक्रोम 1, फिर साइटोक्रोम 2, फिर साइटोक्रोम 3, फिर साइटोक्रोम 4। अब इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं, मैकेनिज्म क्या है इसका। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है जो हमने अभी तक रीड किया है हर कॉम्प्लेक्स के बारे में। ये कॉम्प्लेक्स 1,
कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 1 के बारे में देख लेते हैं सबसे पहले। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये स्पेस, ये इनर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है? NADH और FADH2। ये कहाँ से आए हैं? ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल से। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 का क्या काम है? NADH से ये हाइड्रोजन एटम्स लेता है, इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और ये इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आयरन सल्फर के कंपाउंड को पास करता है, जो कि इसे यूबिक्विनोन, जो कि एक फ्रीली मूविंग कंपाउंड है इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, ये उसे पास करता है। ठीक है, यूबिक्विनोन को पास करता है। तो NADH से इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड ने वो इलेक्ट्रॉन्स इसने FAS को पास किए, जिसने इसे यूबिक्विनोन को पास किए। NADH से इलेक्ट्रॉन्स पास हुए और साथ साथ जो 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम्स का ट्रांसफ़र होता है बाहर से अंदर की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड से आयरन सल्फर तक जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए हैं, उनसे जो एनर्जी जनरेट हुई है, वो एनर्जी यूज़ हुई है 4 हाइड्रोजन आयंस को मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफ़र करने में। 4 हाइड्रोजन एटम्स इनर मेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफ़र हो गए हैं। इसके बाद ये जो यूबिक्विनोन है, ये अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है, जो कि है QH2 फॉर्म में ये चेंज हो जाता है यूबिक्विनोन, जो कि यूबिक्विनोन की रिड्यूस्ड फॉर्म है। इसके बाद यूबिक्विनोन जो है वो मैट्रिक्स से और हाइड्रोजन लेता है इसके अंदर चेंज होने के लिए, हाइड्रोजन आयंस। कॉम्प्लेक्स 2 की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो FADH2 को रिसीव करता है। FADH2 में कहाँ से मिला था? क्रेब्स साइकिल से। FADH2 जो है वो इसके अंदर स्टे करता है। इधर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आयरन सल्फर कंपाउंड को मिलते हैं और वहाँ से फिर वो उसे यूबिक्विनोन को ट्रांसफ़र कर देता है। यूबिक्विनोन जो है वो फर्दर उनको कैरी करता है कहाँ तक? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 3 तक। FADH2 का कॉम्प्लेक्स 2 में रोल है। इसके बाद यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं, यूबिक्विनोन जो है वो उसे कॉम्प्लेक्स 3 तक ट्रांसफ़र करता है। यहाँ पर जो ये कॉम्प्लेक्स C है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा। कॉम्प्लेक्स C जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स को आयरन सल्फर कंपाउंड तक ट्रांसफ़र करेगा। फिर आयरन सल्फर कंपाउंड जो है वो इन्हें साइटोक्रोम B तक ट्रांसफ़र करेगा, और साइटोक्रोम B जो है वो इन्हें साइटोक्रोम C को ट्रांसफ़र करेगा। हमने पढ़ा था ना कि साइटोक्रोम C जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। तो साइटोक्रोम C जो है वो फ्रीली मूविंग है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को साइटोक्रोम B से रिसीव करेगा। यहाँ से जो एनर्जी जनरेट होगी उससे फर्दर 4 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो इनर मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र होंगे। 4 हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द एनर्जी जनरेटेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। नाउ दिस cytochrome C will transfer its electrons to copper atom 1। 2 कॉपर एटम्स के प्रेजेंट है ना, 2 कॉपर एटम्स प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर। तो कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर जो फर्स्ट कॉपर एटम प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा साइटोक्रोम C से, और फिर उसे ट्रांसफ़र करेगा साइटोक्रोम A में, जो कि उसे ट्रांसफ़र करेगा कॉपर के दूसरे एलिमेंट में, और साइटोक्रोम B जो है वो उसे कॉपर एटम B जो है वो उसे साइटोक्रोम A3 में ट्रांसफ़र करेगा। इसके बाद साइटोक्रोम A3 से ये जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, ये हाफ मोलिकुलर ऑक्सीजन के साथ ऐड होंगे, साथ में H पॉजिटिव आएगा यहाँ से, और फिर ये वाटर की फॉर्मेशन करेंगे। ये जो ऑक्सीजन मोलिक्यूल है, ये फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और इससे क्या होगा? हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा और वाटर की फॉर्मेशन करेगा। ये पूरा प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। इसके बाद अब यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन्स जो है वो लगातार इनर स्पेस में जा रहे हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे।
तो इन सब का क्या होगा, हाइड्रोजन आयन्स इंक्रीज हो जाएंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है वो लो है। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स 4 प्रेजेंट होगा जिसे हम एटीपी सिंथेज बोलते हैं। और इसका काम क्या होगा कि ये यहाँ से हाइड्रोजन एटम्स को लेगा और बाहर इन्हें ट्रांसफ़र करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन एटम्स को मैट्रिक्स में ट्रांसफ़र करेगा। फर्दर इन हाइड्रोजन एटम्स का क्या होगा, एटीपी सिंथेज ने हाइड्रोजन उठाए हैं इनर स्पेस से और फिर उन्हें ट्रांसफ़र किया है मैट्रिक्स में। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं ये एडीपी से एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। H पॉजिटिव आयन एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से हाइड्रोजन आयन्स ऐड होंगे और एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह एटीपी सिंथेज जो है वो H पॉजिटिव आयन्स से एटीपी की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं सारा प्रोसेस कैसे हो रहा है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 है, उसने NADH से इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करे हैं फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड ने, उसने ट्रांसफ़र किया है दूसरे कंपाउंड में FeS में, जिसने उसे फ्रीली यूबिक्विनोन में ट्रांसफ़र किया है। इधर से जो एनर्जी जनरेट हो रही है वहाँ से H पॉजिटिव जो है वो मूव कर रहे हैं इन टुवार्ड्स द इनर साइड। यहाँ पर से यूबिक्विनोन ने कॉम्प्लेक्स 1 से भी इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं और कॉम्प्लेक्स 2 से भी लिए हैं। यहाँ पर FeDH2 से इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं और यहाँ पर NADH से इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं। अब यहाँ पर यूबिक्विनोन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है ये उसे ट्रांसफ़र करेगा कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ। साइटोक्रोम C1 जो है वो उसे रिसीव करेगा, FeS को ट्रांसफ़र करेगा, वो साइटोक्रोम B को ट्रांसफ़र करेगा और फिर वो फर्दर साइटोक्रोम C को ट्रांसफ़र करेगा जो कि फ्रीली मूविंग बाहर मूव कर रहा है। इससे जो एनर्जी जनरेट होगी वहाँ से H पॉजिटिव जो है वो मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करेगा। साइटोक्रोम C जो है वो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफॉर्म करेगा कॉपर के एलिमेंट पर, वो साइटोक्रोम A को देगा, साइटोक्रोम A कॉपर के दूसरे एलिमेंट को, और साइटोक्रोम B जो है वो साइटोक्रोम A3 को देगा। यहाँ से साइटोक्रोम A3 से जो कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम A3 है वहाँ से ये बाहर की तरफ मूव करेंगे। ये हाइड्रोजन आयन्स जो के साथ कंबाइन होगा, हाफ मोलिकुलर ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन होगा हाइड्रोजन आयंस के साथ और वाटर की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पर से लगातार हाइड्रोजन एटम्स अंदर मूव कर रहे हैं तो अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी जो कि बैलेंस होगी विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज जो है वो हाइड्रोजन एटम्स को अंदर से उठाएगा और बाहर ले जाएगा, जहाँ पर एडीपी से एटीपी की सिंथेसिस में वो अपना रोल प्ले करेगा। अब देख लेते हैं कि एटीपी सिंथेसिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये है एटीपी सिंथेसिस का स्ट्रक्चर। एफ नोट जो है वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। एफ नोट जो है वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। F1 जो है वो हेड पीस होता है, हेड पीस। और ये क्या है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसका काम क्या है कि जो H पॉजिटिव आ रहे हैं इनर मेम्ब्रेन से, ये उन्हें लेकर इधर तक ट्रांसफ़र करता है और फिर यहाँ पर एडीपी से एटीपी की फॉर्मेशन होती है। 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स से हमें एक एटीपी का मॉलिक्यूल मिलता है। 2 हाइड्रोजन आयंस से एक एटीपी की फॉर्मेशन होती है और ये किसका स्ट्रक्चर है, एटीपी सिंथेज का। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस पूरे प्रोसेस को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमें एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से। यहीं से एनर्जी जनरेट होती है जो कि फर्दर हाइड्रोजन आयंस की ट्रांसफ़र में हेल्प करती है ना। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस से ही एनर्जी हमें मिलती है रेस्पिरेशन में प्रोसेस में। इसीलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर एटीपी का नेट गेन कितना होता है एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से। हमें पता है कि एक NADH के मॉलिक्यूल से 3 ATP प्रोड्यूस होते हैं और एक FeDH2 के मॉलिक्यूल से 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं।
एक NADH से 3 ATP और एक FADH2 से 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं। अब हम देख लेते हैं ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल से हमें क्या मिला। ग्लाइकोलिसिस में जब ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ था तो 2 ATP और 2 NADH रिलीज़ हुए थे। फर्दर पायरुवेट जब एसिडाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ तो 2 NADH रिलीज़ हुए। क्रेब्स साइकिल में भी हमें क्या मिलता है एंड प्रोडक्ट, 2 ATP, 6 NADH और 2 FADH2, 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनाते हैं और 2 एसिटाइल कोएंजाइम से ये फर्दर एंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक NADH से हमें पता है कि 3 ATP प्रोड्यूस होते हैं और एक FADH2 से 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं। तो हम टोटल देख लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस से हमें मिले 2 NADH पायरुवेट से। क्रेब्स साइकिल से फिर हमें क्या मिले हैं 6 NADH और 2 FADH2। अब हम इसे टोटल कैलकुलेट करते हैं। तो 2 NADH से हमें कितने ATP मिलेंगे, 6 ATP। फिर से 2 NADH से कितने मिलेंगे, 6 ATP। 6 NADH से हमें कितने मिलेंगे, 18 ATP। और 2 FADH2 से हमें कितने मिलेंगे, 4 ATP। तो टोटल हमें कितने मिलेंगे, 12 और 18 और 4 34। टोटल हमें मिलेंगे 34 ATP। नाउ 2 ATP यहाँ पर भी प्रोड्यूस हुए हैं ग्लाइकोलिसिस के ड्यूरिंग, 2 ATP क्रेब्स साइकिल के ड्यूरिंग भी प्रोड्यूस हुए हैं, तो हम इन्हें भी ऐड करेंगे तो 34 + 4 दैट इज़ इक्वल टू 38 ATP। तो टोटल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें कितने ATP मिलेंगे, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें मिलेंगे 38 ATP, यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो 38 ATP की फॉर्मेशन करता है और इससे हमें फर्दर एनर्जी मिलेगी। तो ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम।